हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल नॉलेज टाइम मेंटेनेंस ट्रांस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम करेंगे विलियम शेक्सपियर के एक बहुत फेमस प्ले मैकबेथ का एक्ट 1 सीन 1 और एक्ट 1 सीन 2 का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। तो अभी देख सकते हैं मैंने निकाल दिया है पूरा कैरेक्टर जो इन्वॉल्व है इस प्ले में। तो ये जो मैकबेथ प्ले था उसके बाद मैं बता दूँ, ये एक ट्रेजेडी था विलियम शेक्सपियर का। उन्होंने एक ट्रेजेडी लिखा था मैकबेथ। तो इसमें पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डंकन, जो है स्कॉटलैंड के किंग। ये जो प्ले है ये बेस्ड है स्कॉटलैंड पे। स्कॉटलैंड में बता चुका हूँ, वो एक देश है जो भी यूके का पार्ट है। तो तब वो अलग देश था, तो उसके राजा है डंकन। और फिर उसके बाद मैल्कम और डोनाल्ड बेन जो है ये है उनके बेटे, मतलब राजकुमार। उसके बाद मैकबेथ जो हीरो है इस प्ले का, एक तरीके से प्रोटैगनिस्ट बाकी मेड रीडिंग रोल में। तो ये जनरल है डंकन का, और उसका एक साथी है बैंको। और फिर यही जो लोग हैं मैकडफ हुए, रेनॉक्स हुए, ये सब थेन्स है स्कॉटलैंड के। थेन्स मतलब ये है गवर्नर्स, उनके एरियाज है उन जहाँ के गवर्नर्स है। मैकबेथ और बैंको भी साथ में गवर्नर भी है। उसके बाद ये और दूसरे जो कैरेक्टर्स है जैसे फिलियांसे, बैंको के बेटे, और ये सब के बारे में आपको आगे सीन्स में पता चलेगा। तो फिलहाल के सीन्स में अभी जो पहला सीन करेंगे तो उसमें हम 3 विचेज और फिर इन सब लोगों के बारे में ज़रा आपका फोकस रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला एक्ट 1 सीन 1 ये बेस्ड है एक डेजर्ट हीट में। तो हीट मतलब है एक वेस्ट ट्रैक ऑफ लैंड, मतलब एक ऐसा ज़मीन जो वहाँ पर खेती भी नहीं होता, कोई खास इंडस्ट्री भी कुछ लगी नहीं है, मतलब एक बंजर इलाका जहाँ आपको जो कोई काम की नहीं है। तो ये बैकग्राउंड की बिजली कड़क रही है, लाइटनिंग हो रहा है, और तभी टीन विच आती है। असलियत में इसकी ये बैकग्राउंड जो इस प्ले का है, एक बैटल हो रहा है जिसका आपको सीन 2 में पता चलेगा। तो उसी के बैकग्राउंड पे ये बेस्ड है। तो वो बैकग्राउंड है यहाँ का। तो पहले विच जो तीनों विच इंटर करती है, तो पहले विच बोलती है व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन। हम हम तीनों बहनें जो है वो अगली बार कब मिलने वाले हैं। इन थंडर, लाइटनिंग और इन रेन। बट जब हम मिलेंगे तब या तो बिजली कड़केगी या फिर बहुत ज़्यादा रोशनी होगी या बारिश होगी। मैं आपको बता दूँ कि विचेस का एक क्वालिटी रहता है कि जब भी ये तीनों मिलते हैं तो मौसम ख़राब हो जाता है। तो ये यहाँ बस पहले विच पूछती है कि हम अगली बार कब मिलेंगे। तो सेकेंड विच बोलती है कि विचेस के पास एक और पावर है कि वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो आम इंसान नहीं कर सकता है, ये भविष्य बता सकते हैं। तो ये बोलता है कि व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन। हर्ली बर्ली मतलब कन्फ्यूजन जो बैटल में हो रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि बैकग्राउंड इस वॉर बैटल है इस प्ले का। वो बैटल फिलहाल ऐसी हालत में है जहाँ पर बताया नहीं जा सकता कौन जीत रहा है। तो इसी वे बोलती है जब हम तब मिलेंगे जब यहाँ का जो बैटल जो हो रहा है अभी वो ख़त्म हो जाएगा, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा, बैटल जब जीत लिया जाएगा किसी एक के द्वारा। तो तीसरी विच बोलती है कि ये तो होने वाला है सनसेट से पहले, सूर्य के अस्त होने से पहले ये हो जाएगा ये काम। तो पहली विच बोलती है तो कहाँ मिलेंगे, तो बोलते हैं कि हम यही वेस्टलैंड में ही मिलेंगे, इसी हीट में, अपॉन द हीट मतलब वेस्टलैंड। तो तीसरी विच कि हम मिलने वाले हैं मैकबेथ से, हम वहाँ मैकबेथ से मिलेंगे। तो यहीं पर इंट्रोड्यूस किया लिया आता है हमारे प्रोटैगनिस्ट जो है, लीडिंग रोल जो है इस प्ले के, मैकबेथ। तो मैकबेथ से वो बोले कि हम मिलने लगे मैकबेथ से वहाँ पर। तो ये विचेस सब जो थी, जो विच मतलब चुड़ैल सब होती है, तो ये चुड़ैल जो थी अपने मदद के लिए अपने कुछ साथियों को रखती थी, जैसे कि छोटे बिल्ली हुए, कुछ मेंढक हुए। तो ये सब चीज़ों को वो अपने जादू टोने में इस्तेमाल करते थे। तो उसी में जो पहले विच बोलती है कि उससे अभी जाना है क्योंकि उसकी ग्रे मैलकिन यानी जो ग्रे कैट है वो बुला रही है। सेकेंड विच बोलती है कि उसे उसका पैडॉक यानी कि जो उसके टोड है, जो एक मेंढक है, वो बुला रहा है। तो तीसरी विच बोलती है ठीक है एनन, ठीक है मिले बाद में। पर जाने से पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल देते हैं, और ये जो 2 लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा प्ले इसी पे बेस्ड है। और वो क्या है, फेयर इज़ फोल एंड फोल इज़ फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फ्रिटी एयर। यानी कि जो चीज़ विचेस के लिए सही है वो आम जनता के लिए सही नहीं होगा, और जो विचेस के लिए सही है वो आम जनता के लिए सही नहीं होगा। क्या, और इसका एक और मतलब है कि जो चीज़ बाहर से अच्छा दिखती है वो अंदर से ख़राब है, उनका अंदर से मोटिव ख़राब है उस व्यक्ति का। और जो चीज़ बाहर से ख़राब दिख रही है
असलियत में वो व्यक्ति सही है। इसी पूरे थीम पे पूरा प्ले बेस्ड है। फेयर इज़ फुल और फुल इज़ फेयर, इसी पे पूरा प्ले बेस्ड है। आप आगे पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। उसके बाद अगला लाइन का मतलब है कि फिर ये गायब हो जाते हैं। होवर थ्रू द फॉग एंड फ्लिटी एयर, होवर मतलब कि वो तुरंत हवा में गायब हो जाते हैं। और ये सीन खत्म, पहला सीन। तो अब हम आते हैं दूसरे सीन पे, क्योंकि ये सीन छोटा था इसलिए दूसरा सीन भी करा लेते हैं। अब हम आते हैं बैकग्राउंड, उसमें बताया जाएगा। तो सीन 2 जो है ये होता है फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट वो है किला, फॉरेस्ट में किला है डनकन का। डनकन बता चुका हूँ स्कॉटलैंड के राजा हैं। तो अब मैं आपको बैकग्राउंड समझाता हूँ प्ले का। एक बैटल हो रहा है जिसमें एक तरफ विड्रॉ हो गया है डनकन के खिलाफ, उनके 2 गद्दारों ने विड्रॉ किया है और नॉर्वे उनका मदद कर रहा है। तो डनकन ने अपने 2 जनरल मैकबेथ और बैंको को भेजा है उन्हें उस विड्रॉ को हराने के लिए, विड्रोहियों को हराने के लिए। तो उसी पे ये बेस्ड है। इस सीन में उसी का न्यूज़ बताया जाएगा। और पहले सीन में मैं जिस बैटल का बात किया था वो भी इसी बैटल का था। तो शुरुआत डनकन करता है, डनकन राजा है स्कॉटलैंड का। वैसे मैं इतना बात स्कॉटलैंड बोल रहा हूँ, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि स्कॉटलैंड का भी कैपिटल क्या है? स्कॉटलैंड का कैपिटल क्या है ये मुझे कमेंट में बताइएगा। तो डनकन है बोलता है कि यहाँ पर फिलहाल देख लीजिए कौन कौन लोग प्रेजेंट है। फॉरेस्ट में हो रहा है, फॉरेस्ट है वो जगह जहाँ पर हो रहा है, कैंप लगा है फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में किला है डनकन का। तो वहाँ पर डनकन है, उनके दोनों बेटे मैल्कम और डोनाल्ड हैं। फिर लेनॉक्स उनका एक थेन है, और फिर उनके साथ कुछ उनके साथी है, अटेंडेंस है, और एक ब्लीडिंग सर्जेंट भी है। मतलब एक सैनिक है जो इंजर्ड हो चुका है, जिसका खून निकल रहा है। तो डनकन उस सर्जन को देख के बोलता है उस सिपाही को कि ये इंसान कौन है, और क्या ये बोलने की हालत में है? व्हाट ब्लडी मैन इज डैट, ये एक व्यक्ति का खून निकल रहा है, ये कौन है? और क्या ये बोलने की हालत में है? क्या बता सकता है कि अभी हालत क्या है युद्ध का? क्योंकि अभी ये युद्ध से आ लौटा है ये सर्जेंट। तो मैल्कम है बड़ा बेटा मैल्कम डनकन का। तो वो बताता है सर्जन के बारे में कि ये वही दिस इज द सर्जेंट, ये वही सर्जेंट है हु लाइक अ गुड एंड हार्डी सोल्जर फाउट अगेंस्ट माई कैप्टिविटी। यानी कि ये वही सर्जेंट है, ये वही सिपाही है जो लड़ा, अपनी जान जोखिम में डाली युद्ध में, सिर्फ इसलिए कि मुझे बचा सके बंदी बनाने से। मैं मैल्कम भी युद्ध में गया था, तो मैल्कम को इस सर्जेंट ने खुद को की जान जोखिम में डाल के बंदी होने से बचाया। मैल्कम को पकड़ लिया जाता पर बचा लिया इस सर्जेंट ने। तो हेल मतलब वेलकम है। हेल जब भी मैं बोलूँगा ये वेलकम है इसका मतलब। तो हेल ब्रेव फ्रेंड, से टू द किंग द नॉलेज ऑफ द ब्रॉयल एज यू डिड लीव इट। तो है साथी, आप मुझे बताइए कि आप अपने राजा को बताइए जो आपको पता है युद्ध के बारे में। ब्रॉयल का मतलब बैटल है, ये ब्रॉयल शब्द का मतलब बैटल है। तो मुझे बताइए कि अभी आप जब सो रहे थे, जब आप लौट रहे थे, तो क्या हालत था तब युद्ध का? तो सर्जन अब बोलना शुरू करता है। सर्जन का मतलब आज की भाषा में कैप्टन हुआ। तो बोलता है डाउटफुल इज स्टूड एज टू स्पेन स्विमर्स दैट टू क्लिंग टुगेदर एंड चोक देयर आर्ट। यानी कि जब युद्ध का हालत जो था एकदम क्लियर नहीं था, नथिंग इज क्लियर, डाउटफुल था, पूरा कन्फ्यूजन था युद्ध में। मैंने पिछले सीन में भी हर्ली बर्ली शब्द का इस्तेमाल किया था, यानी कि कुछ क्लियर नहीं है। और उसे कंपेयर करता है 2 तैराक से, 2 स्विमर से जो आपस में फंस गए हैं, जो स्विमिंग कर रहे थे पर आपस में फंस गए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब कि उसके वो ये कहना चाहता है कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है युद्ध में। तो जो मैंने बताया था कि 2 रेबल ने विड्रॉ किया है, तो उसमें से एक का नाम है मैकडोनल्ड। ये है वो विद्रोही जिसने विड्रॉ कर दिया डनकन के खिलाफ। तो इसे मर्सीलेस बोला गया है। तो अब क्या है कि बोलता है वर्टी टू बी अ रेबल फॉर टू डैड द मल्टीप्लाइंग विलानीज ऑफ नेचर। यानी कि इसे रेबल कहा जाता है विद्रोही, क्योंकि इसके आने के साथ हमारे साथ बहुत बुरे बुरे चीज़ हो रहे थे युद्ध में। क्यों? टू स्वैम अपॉन हिल्स फ्रॉम द वेस्टर्न आइल्स, क्योंकि वेस्टर्न आइल्स मतलब आयरलैंड है। आयरलैंड ब्रिटिश आइल्स में ही आता है, पड़ोसी है स्कॉटलैंड का। तो वहाँ से अच्छे खासे अमाउंट में सैनिक आ रहे थे इसके सपोर्ट में। तो इसलिए बहुत ताकतवर था मैकडोनल्ड युद्ध में। कुछ जगह मैकडोनल्ड का नाम मैकडॉनल्ड भी लिखा गया, एन की जगह डब्ल्यू भी। तो जब भी आपको मैं मैकडोनल्ड या मैकडोनल्ड बोलूँगा, आप समझ जाइएगा मैं इसका बात कर रहा हूँ, इस विद्रोही का। तो वेस्टर्न आइल से मतलब आयरलैंड से बहुत मदद मिला है युद्ध में। और वो मदद क्या है? ऑफ कर्न्स एंड गैलो ग्लासेस इज सप्लाइड। कर्न्स मतलब लाइट सोल्जर, हल्के सैनिक, पैदल सैनिक, और गैलो ग्लास मतलब हैवी सोल्जर। यानी कि इसे जो आयरलैंड वाला इलाका है उससे इससे हल्के जो सैनिक होते हैं, इनके पास ज़्यादा बड़ा हथियार नहीं है उनका, और गैलो ग्लास यानी कि
वो सैनिक जिनके पास बड़े बड़े हथियार है, उनके दोनों के रूप में उन्हें बहुत बड़े बड़े सैनिक मिले हैं। और किस्मत भी इसके साथ थी। एंड फॉर्च्यून ऑन हिज डैम क्वेल स्माइलिंग, और किस्मत भी लग रहा था उनकी उस पर मुस्कुरा रही है। और उसे देखने में कोई भी व्यक्ति उसे देख रहा था, लग रहा था कि ये पक्का जीत सकता है। फिर वो बोलता है पर ये सब जो था ये कम पड़ गया, क्यों? फॉर ब्रेक मैकबेथ वेरी डिजर्व दैट नेम। अब वो मैकबेथ के बारे में बताता है। मैकबेथ जनरल है डंकन का, जो लड़ने गया है ये युद्ध डंकन की तरफ से। मैकबेथ और उसका साथी है बैंको। तो मैकबेथ को ब्रेव शब्द से बोलता है। मैकबेथ को टाइटल को की क्वालिटी में वो ब्रेव वर्ड यूज़ करता है, ये ब्रेव उसे डिस्क्राइब करने के लिए मैकबेथ को। और बोलता है ये ब्रेव शब्द डिजर्व करता है मैकबेथ, और वो बताएगा क्यों वो डिजर्व करता है। दिस डेनिंग फॉर्च्यून विथ इज ब्रांड स्टील, क्योंकि वो किस्मत भी, उसने किस्मत को भी पलट दिया अपने तलवार से। अपनी तलवार के दम पर उसने किस्मत को भी बदल दिया युद्ध का। जो जिस युद्ध में मैकडोनल्ड इतना ताकतवर था, उसने वो युद्ध का नतीजा ही पलट दिया। वी स्मोक दैट विद ब्लडी एग्जीक्यूशन विद लाइक वैल्यूज मिनियन कार्व्ड आउट हिज पैसेज। मतलब कि उससे अब यहाँ पर एक और टाइटल से कंपेयर किया जाता है, वैल्यूज मिनियम, मतलब करेज से कंपेयर किया जाता है। एक करेज का पुतला से कन्वर्ट कर इसे रेफर किया गया। एक और टाइटल से बोला गया, पहले से ब्रेव बोला गया, ब्रेव मैकबेथ, अब बोला गया वैल्यूज मिनियम, करेज के साथ भरा हुआ व्यक्ति जिसने युद्ध में पूरा खून से युद्ध को नहला दिया। और बोला टिली फ्रेड अ स्लेव, स्लेव मतलब मैकडोनल्ड, यहाँ पर स्लेव शब्द यूज़ किया गया है मैकडोनल्ड्स के साथ। और उससे क्या हुआ, विच नेवर सुक हैंड्स नॉट बेट फेवरेबल टू हिम टिल ही अनसिम्ड हिम फ्रॉम द नेम टू द चैप्स एंड फिक्स्ड हिज हेड अपॉन हिज बैटलमेंट। और यहाँ पर यह बताता है कि युद्ध में उसने मैकडोनल्ड को हरा दिया, उसे मार दिया, उसका सिर काट दिया, स्लेन कर दिया। और उसे मैकडोनल्ड जो इसमें किस्मत मुस्कुरा रही थी, उसे हरा दिया। तब ये सुनकर डनकर बोलता है ओ विलियन कजन वर्डी जेंटलमैन। क्या है कि जो मैकबेथ है वो कजन है डनकन का, वो कजन लगेगा डनकन का। तो उसे बोलता है ओ ब्रेव कजन, विलियन मतलब ब्रेव, हे ब्रेव कजन आप एक वर्डी जेंटलमैन हैं। तो बोलता है सर्जेंट कि अब आगे सर्जेंट रिपोर्ट बढ़ाता है, ये अब तक उसने बताया, आगे बढ़ाता है। एज वेन द सन गेन्स रिफ्लेक्शन शिप ब्रेकिंग स्टॉर्म डायफुल थंडर्स ब्रेक। मतलब कि सिर्फ सूर्य जब भी बहुत तेज़ी से करकता है, रिफ्लेक्ट करता है, लाइट देता है, तो समझ जाइए कि स्टॉर्म्स और जो थंडर्स है वो आने वाले हैं। मरी तो खुशी हुई, ये कुछ देर तक ही रही। वो यहाँ पर एग्जाम्पल देता है सन का, कि सन जब भी ज़्यादा रोशनी देगा, ज़्यादा धूप देगा, अपनी रोशनी देगा, तब तब स्टॉर्म्स या फिर ठंडा मौसम खराब बिगड़ेगा। और वो क्यों बढ़ाता है? क्योंकि जैसे ही उसने उसे स्लेन किया, अब मार्क करिए किंग ऑफ स्कॉटलैंड, जैसे हमने उसे मारा तुरंत ही नो जस्टिस हैड विद वैल्यूज आर्म्ड। मतलब मैकबेथ जस्टिस नहीं हुआ, मैकबेथ ने मैट करके हराया उन्हें और मैकडोनल्ड के साथियों को। कंपेल्ड स्किपिंग कर्न्स टू ट्रस्ट देयर हील्स। तो तभी क्या होता है, नॉर्वे का राजा अपने साथ थेन ऑफ कैडोर की मदद से, एक और व्यक्ति ने धोखा दिया डंकन को, नाम है थेन ऑफ कैडोर। कैडोर है वो जगह, वहाँ उसका गवर्नर ने भी धोखा दे दिया डंकन को। और नॉर्वे जो है उसकी राजा ने अपने आया वहाँ पर युद्ध में, अचानक से युद्ध में आ गए। जैसे ही लगा कि मैकबेथ ये युद्ध जीत गया, अचानक से नॉर्वे के राजा ने उसको मैकडोनल्ड की जगह ले लिया और हमला कर दिया थेन ऑफ कैडोर की मदद से। और फिर वापस लगा कि ये नया युद्ध शुरू हुआ, जितना भी उन्होंने मैट किया वो पानी में हो गया। उन्हें वापस एक लगा कि वापस एक नया युद्ध शुरू हो गया है। तो डे डंकन घबरा आता है ये सुनकर और बोलता है कि ये तो बात तुझे डरा दिया होगा। हमारे कैप्टन्स मैकबेथ और बैंको जो युद्ध में गए थे, वो ये देखकर तो डर गए हो गए, इतने सारे सैनिकों को, और वो भी फ्रेश सैनिक और हथियारों के साथ। तो सर्जन बोलता है यस, हाँ वो डर गए थे। और कैसे, और वो पर ये बोलता है आयरनिक तरीके कटाक्ष करता है वो यहाँ पर सर्जेंट। बोलता है वो ऐसे डरा, जैसे कि जो स्पैरो है, जो आम पंछी है, वैसे वो ईगल को देख वो ईगल को डरा देता है, या फिर जो खरगोश है वो शेर को डरा देता है। कुछ वैसे ही डर लगता है उन्हें। यानी कि वो बोल रहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं डरे मैकबेथ और बैंको, इन सैनिकों को देखकर और नॉर्वे को देखकर वो डरे ही नहीं। और बोलता है इफ आई से शूट आई मस्ट रिपोर्ट देवर एज कैनन्स ओवरचार्ज विद डबल क्रैक सो डे। यानी कि उन्हें देख कर उन्हें ये लगा कि जो कैनन्स है कि वो डबल चार्ज हो गए, जो तोप के गोले थे युद्ध लड़ रहे थे, वो लगा कि दुगने हो गए, डबल चार्ज हो गए, दुगनी ताकत से फिर हमला शुरू कर दिया दुश्मनों पे।
और फिर उसे लगा कि उसने ये पूरी युद्ध को ना दुश्मनों के खून से नहला दिया पूरे इलाके को। वो खुद भी खून में नहा लिया और उसे गोलगोथा बना लिया। गोलगोथा मतलब ये क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन एरिया है, जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था। उसी इलाके का उसे जिक्र कैसे कंपेयर करता है कि एक गोलगोथा बना लिया जहाँ पर सबके सब ही परे हुए हैं दुश्मनों के। तो अब मैं बताता हूँ कि अब मैं और आगे नहीं बढ़ा सकता, ये बोलता है सर्जन, क्योंकि मेरी जो खून है वो बहुत निकल गया है। मुझे अभी ये मदद की ज़रूरत है, मेरी अभी देखभाल कराइए, मेरा मदद करिए, मैं खून बहुत निकल गया, मैं और नहीं बोल पाऊँगा। तो डंकन बोलता है कि ठीक है और तुम्हारे वर्ड जो थे वो तुम्हारे खून बन गए, तुमने बहुत मेहनत वाला काम किया। जाओ जाकर इस सर्जन को मदद करो और उसे सर्जन दो, मेडिकल हेल्प दो इस सर्जन को। तभी डंकन देखता है कि कोई आ रहा है। तो मैल्कम बोलता है अपने पापा को कि ये अभी जो आ रहा है वो थेन ऑफ रॉस, मतलब कि रॉस नाम का एक इलाका है, वहाँ के थेन तभी आता है, वो भी युद्ध में गए हुए थे। और लेनॉक्स भी एक थेन है जो पहले से मौजूद है वहाँ पर। तो वो बोलता है कि व्हाट अ हेस्ट लुक्स ड्रू हिज आइज सो शुड ही लुक, यानी कि उसके चेहरे को देख के लगे कि उसकी आंखों को देख कर के लग रहा है वो एकदम अजीब व गरीब चेहरा बना रहा है। उसे देख के लग रहा है कि जो खबर वो बोलने वाला है वो शायद सही नहीं है, वो दुखी खबर है। तभी रॉस आता है, वो बोलता है गॉड सेव द किंग, भगवान रक्षा करे इनका। वेंस केम यू व्हाट डी थिन, तो तुम क्या खबर लाए हो थीन। तो बोलता है कि फिफे, मतलब कि फिफे वो जगह है जहाँ पर ये हुआ फिफे। तो वहाँ पर बताता है कि नॉर्वे के जो बैनर्स थे, नॉर्वे के झंडे हवा में एकदम बुलंद थे, एकदम ऊंचाई पे थे। और उसने हमारे सब सैनिकों को और कुछ जनरल्स को डरा भी दिया था, क्योंकि नॉर्वे का जो राजा आया था वो बहुत टेरिबल नंबर्स में आया था, बहुत ताकतवर था। वो तभी वो बताता है कि और उसको मुझे उसने मदद किया हुआ था, वो था थेन ऑफ कैडोर। बोला कि पहले मैकडोनल्ड और फिर थेन ऑफ कैडोर, ये दो गद्दार थे जिसने धोखा दिया डंकन को। तो उसे देखकर भी कई सैनिक डर गए थे और लग रहा था कि बहुत खतरनाक लड़ाई होने वाला है। तो तभी बेलोनास ब्रिज गुम। तो बेलोना जो है वो है रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। रोम की जो रोम जो थे, रोमन्स लोग जो थे भगवान को फॉलो मानते थे, वो थे बेलोना। तो बेलोना के पति से कंपेयर किया गया मैकबेथ को, जो एकदम, और वो पक्का उसे कहलाना भी चाहिए ये बोल रहा है, क्योंकि उसने जिस तेजी से नॉर्वे ने हमला किया उसी तेजी से फिर उन्होंने जवाब भी हम कार्रवाई किया मैकबेथ ने, और उसने उन सबको हरा दिया और हमें जीत दिलाया। तो इन लाइन्स में वो ये बोलना चाह रहे हैं, द विक्ट्री फेल ऑन अस। तो डंकन बोलता है ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत खुश हुआ ये देखकर, हम जीत गए। तो रॉस आगे का खबर बोलता है डैट नाउ स्वेनो द नॉर्वेज किंग। स्वेनो जो है वो नॉर्वे के राजा है, स्वेनो। डंकन है स्कॉटलैंड के राजा, स्वेनो है नॉर्वे के राजा। वो बोलता है क्रेव्स कंपोजिशन, वो एक पीस सेटलमेंट, वो हमारे साथ शांति बनाना चाहता है, सेटलमेंट करना चाहता है, युद्ध जो चल रहा है उसे खत्म करना चाहता है। और वो चाहता है कि उसके सैनिक जो मरे हैं उनका उन चाहता है कि दफना दिया जाए सेंट कॉलम्स इंस में। टिल ही डिसबर्स एट सेंट कॉलम्स इंस $10,000 एट आवर जनरल यूज। और वो चाहता है कि सेटलमेंट हो, और सेटलमेंट के लिए वो हमें 10,000 चांदी के सिक्के भी दे रहा है, और चाहता है कि जो सेंट कॉलोनी का जो इलाका है, आइलैंड है, यहाँ पर उनके जो सैनिक जो मरे हैं और जनरल जो मरे हैं उन्हें दफनाने का परमिशन मिले। तो जो डंकन है वो बोलता है कि इतना और हमें कोई ज़रूरत नहीं है, थेनम है, हम खुश हुए इतने में। और बोलता है कि थेनम कैडोर को पकड़ लिया गया है, तो उसने उसे मार दिया जाए, उसे धोखा दिया हमें, तो जाके उसे डेथ पेनल्टी दो, मार डालो उसे, क्योंकि सज़ा ये है, सज़ाई मौत मिलती है थेनम कैडोर को। और वो अपने बोलता है रॉस को कि जाओ रॉस, मैकबेथ से मिलो और उसे थेन ऑफ कैडोर का टाइटल दे दो। ये टाइटल पहले जो गद्दार के पास था, अब ये टाइटल मैकबेथ को मिलेगा। रॉस बोलता है मैं खुद जाऊँगा इस काम के लिए। और डंकन बोलता है जो चीज़ थेन ऑफ कैडोर खो दिया वो मैकबेथ पा लिया। और इसके साथ ये सीन भी ख़त्म हो जाता है। तो ये दो थे एक्ट 1 और सीन 1 और सीन 2। हम आगे का कहानी हम कोई और वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।